इसलिए भारत के क्रांतिवीरों ने संगठन खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, ऐसे 7,32,000 क्रांतिकारियों ने संगठन खड़ा किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उसी को आप कहते हैं आजादी का पहला संग्राम। उस युद्ध में थोड़े समय तक क्रांतिकारी जीते, बाद में अंग्रेज जीत गए। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। ऐसे 7 युद्ध लड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से, तब जाकर 1947 में आजादी मिली। लेकिन इस 47 की आजादी तक आते आते 7,32,000 क्रांतिवीर शहीद हो गए। ऐसी लड़ाई हुई। अब शहीद हो गए, शहादत हो गई, देश आजाद हो गया। आजादी के बाद सबको ये लगा कि अब इस देश की लूट बंद हो गई तो थोड़े दिन में देश फिर अमीर हो जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, भूखमरी खत्म हो जाएगी, बेकारी खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था, क्रांतिवीरों को ये नहीं मालूम था कि जिन गोरे अंग्रेजों को वो भारत से भगा रहे हैं, इसी देश में काले अंग्रेज पैदा हो जाएंगे जो देश को लूटेंगे। अब हमारे देश में क्या स्थिति है वर्तमान में? गोरे अंग्रेजों की लूट बंद हो गई, अब काले अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई। काले अंग्रेज माने हमारे देश में मुख्यमंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री, हमारे देश के तमाम मंत्री और उनके साथ काम करने वाले अधिकारी। अब इन्होंने लूट मचा रखी है पिछले 63 साल से, और इन काले अंग्रेजों ने कुछ गोरे अंग्रेजों से कम नहीं लूटा है इस देश को। हमारे देश में जो काले अंग्रेज आज लूट रहे हैं भ्रष्टाचार और घूसखोरी के माध्यम से, एक उदाहरण देता हूं। एक मधु कोड़ा नाम का काला अंग्रेज इस देश में है। झारखंड नाम के सबसे गरीब राज्य में वो लुटेरा है। सबसे गरीब राज्य है झारखंड। अब झारखंड जैसे गरीब राज्य में वो व्यक्ति 2 साल मुख्यमंत्री रहा और 2 साल के मुख्यमंत्री काल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि मधु कोड़ा 2 साल सबसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री होकर अगर 5,600 करोड़ लूट सकता है, तो भारत के सबसे अमीर राज्यों में जो 15-15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कितना लूटा होगा। यहां हरियाणा में उदाहरण है, दूर कहां जाएं, आपके ही राज्य के उदाहरण है। कितने बड़े बड़े लूटखोर यहां बैठे हुए हैं हरियाणा में। मैंने भारत में देखा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कि ये जो लूटखोर नेता और भ्रष्ट अधिकारी हैं, 20 साल पहले तक इनकी जिंदगी को अगर आप देखो तो किसी के पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए। आज एक एक के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। मैं नाम नहीं ले सकता, जब समय आएगा तब नाम लेंगे। मैं इशारे से बताता हूं, आप सब समझ जाएंगे। एक बहुत बड़ा लुटेरा इस देश में भ्रष्ट मंत्री है, महाभ्रष्ट, केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है आज इस देश में, महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री रह चुका है। उसकी लूट का अंदाजा अगर आप लगाना चाहो तो अंदाजा ऐसे लगाओ कि 20 साल पहले उसके पास टूटी साइकिल नहीं थी घर में। आज बंबई से पूना के बीच की दूरी 180 किलोमीटर की है। इस दूरी में जितने गांव पड़ते हैं, उन गांव की हजारों एकड़ जमीन उस अकेले ने लूट के खाई हुई है। ऐसे ऐसे लूटखोर हैं इस देश। मैं और एक नेता की कहानी बताता हूं। 20 साल पहले वो नेता नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था। आज वो मंत्री है महाराष्ट्र में और केंद्र में भी मंत्री रह चुका है। आज उसकी प्रॉपर्टी 40,000 करोड़ से ज्यादा की। 15-20 साल पहले एक नेता था, मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक और मेथी बेचता था। आज उसकी प्रॉपर्टी 35,000 करोड़ की है खाली मुंबई में। ऐसे ऐसे लूटखोर नेताओं की संख्या अगर आप पूछोगे तो 80,000 है जो लूट रहे हैं इस भारत माता को। 1-2 नहीं है, 80,000 है। कुछ तो इसमें नगर सेवक के स्तर पर है, जो सबसे नीचा पायदान है लूट का। नगर सेवक माने कॉरपोरेटर,
और कुछ उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर हैं, चीफ मिनिस्टर या केंद्र सरकार के मंत्री। तो नगर सेवक से लेकर और वहां तक 80,000 नेता है जिनकी जन्म कुंडली इस समय मैं बना रहा हूं, जिनके पास 20 साल पहले एक फूटी कौड़ी नहीं थी और अब हजारों करोड़ की संपत्ति है। और ये नेता जो लूट रहे हैं देश को, ये धन को ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं। अंग्रेज लूट रहे थे इस देश को तो धन को ले जाकर लंदन में जमा कर रहे थे। अब ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं देश को, ये धन को ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। और हमारा लूटा हुआ धन स्विट्जरलैंड में चूंकि जमा हो रहा है, इसलिए स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है और हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिनती हो रही है। अब समझ में आया कि स्विट्जरलैंड सबसे अमीर क्यों है। खेती उस देश में नहीं, व्यापार उस देश में नहीं, उद्योग उस देश में नहीं, फिर भी सबसे अमीर देश, क्योंकि भारत से लूटा हुआ धन वहां जमा हो रहा। स्विट्जरलैंड में कुछ बैंकें हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3 ऐसे 36 है। बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 36 बैंकें हैं। उन बैंकों का नियम है कि दुनिया भर से कहीं भी लूट का पैसा लाके आप वहां जमा कर सकते हैं और वो बैंक वाले पूछते नहीं कि आप ये पैसा कहां से लाए। दूसरा नियम है कि जो पैसा वहां जमा होता है उस पर वो बैंक ब्याज नहीं देते, जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते। तो भारत के नेता जो धन जमा करते हैं उस पर पैसा नहीं मिलता ब्याज का, उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता। तीसरा नियम है कि जो जमा करने वाले घूसखोर नेता मर गए तो बैंक उनका पैसा हड़प लेती है, किसी को नहीं देते। और भारत में ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो जमा करके मर गए। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, आप होशियार हैं तो समझ जाना, नाम इसमें भी नहीं लूंगा। महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर हुए, उन्होंने स्विस बैंक अकाउंट खोला और उनके एक वित्त मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने मिलकर स्विस बैंक अकाउंट खोला स्विट्जरलैंड में, और ज्वाइंट अकाउंट था उनका, दोनों उसमें पार्टनर थे। जिस व्यक्ति ने उनका अकाउंट खुलवाया वो अभी थोड़े दिन पहले सीबीआई की गिरफ्त में आया और वो जेल में बंद है अभी। तो वो एक चीफ मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने खोल दिया। अब चीफ मिनिस्टर पैसे देता था फाइनेंस मिनिस्टर को और लेके जाता था, वो जमा कराता था। एक दिन क्या हुआ कि महाराष्ट्र के उस फाइनेंस मिनिस्टर ने सब पैसा निकाल लिया और अपने अकेले के नाम से सिंगापुर की बैंक में रख दिया और चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया। थोड़े दिन में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चली गई। अब कुर्सी चली गई तो पैसे की जरूरत पड़ी, तो चीफ मिनिस्टर साहब गए अपना अकाउंट चेक करने के लिए, तो पता चला कि सारा पैसा गायब। अब पैसा गायब तो मुश्किल हो गई, फिर ढूंढा ढांढा, पता चला कि वो सिंगापुर की बैंक में पहुंच गया पैसा। फिर वो सिंगापुर गए, सिंगापुर जब गए तो जिस बैंक में पैसा पहुंचा तो पता चला कि उनके ही मित्र ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, सब अपने नाम से जमा कर लिया। अब ये विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो साइन ना करे, तो इन्होंने अपने मित्र को फोन फान किया होगा, उसने मना कर दिया। तो चीफ मिनिस्टर को सिंगापुर की बैंक में अटैक आया, लिफ्ट में अटैक आया और उनकी डेड बॉडी सिंगापुर से मुंबई आई थी। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कहानी, फाइनेंस मिनिस्टर की कहानी। ये लूट वाले ऐसे लोग हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव मरा नहीं है, उसकी आत्मा ही इन काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई। ऐसे ही एक लुटेरा अंग्रेज है इस देश में, काला अंग्रेज, उसका नाम बता देता हूं क्योंकि इसकी परमिशन है मुझे। उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। वो उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहा, आईएएस अधिकारी है। उसके घर में अभी छापा पड़ा था सीबीआई का, तो 480 करोड़ रुपए निकला घर में से। उसने जिंदगी भर जो सर्विस की है ना, उसका टीए, डीए और एचआरए मिला के 77 लाख बैठता है और उसके घर में से 480 करोड़ निकला। जब पुलिस ने पूछताछ की, सीबीआई ने पूछताछ की, तो पता चला कि ये उसका एक घर है, ऐसे 19 घर अभी और हैं।
माने लूटखोरी में नेता ही नहीं, अधिकारी भी शामिल है। और ये धन लूट लूट के जो ले जा रहे हैं, इससे देश में गरीबी आ रही है। हमारे नेता हमको ये समझाते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से देश गरीब हो रहा है। जनसंख्या बढ़ने से नहीं, लूट होने से ये देश गरीब हो रहा है। जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। हम जब आजाद हुए तो 33 करोड़ थे, अब हम 115 करोड़ हैं। जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है। जब हम आजाद हुए तो 4 करोड़ गरीब थे, अब 84 करोड़ गरीब है। गरीबी 21 गुनी बढ़ी है, जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी है। गरीबी 21 गुनी इसलिए बढ़ी है कि लूट इस देश की 21 गुनी बढ़ी है पिछले 63 साल। अब अंतर इतना ही है, अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया और लूटा पैसा और लंदन ले गए। और ये काले अंग्रेज भी इसी टैक्स व्यवस्था के माध्यम से लूट रहे हैं पूरे पैसे को और स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। उन्होंने एक बार संसद में ये कहा था, जिसको आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया इस देश में। उन्होंने कहा था कि जब टैक्स का 1 रुपया मैं गरीबों के पास भेजता हूं विकास के लिए तो 15 पैसा ही पहुंचता है, माने 85 पैसा बीच में लुट जाता है। तो पूछा किसी ने संसद में कि कौन लूटता है, तो राजीव गांधी ने बड़े साहस से कहा था, हम लूटते हैं, माने नेता लूटते हैं इस देश में। और तब उन्होंने संसद में कहा था कि अब इस देश की संसद में नेता नहीं, दलाल बैठे हैं और मुझे इन दलालों से मुक्त करना है भारत की राजनीति को, ये मेरा संकल्प है। ये राजीव गांधी ने कहा था। लेकिन आप जानते हैं, राजीव गांधी को ही मुक्त करा दिया इन्होंने। दलाल तो वहीं के वहीं है। अब राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी संसद में है। उसने एक दिन सनसनी मचा दी ये कहकर कि मेरे पिताजी के जमाने में तो 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंच जाता था, अब मेरे जमाने में तो 5 पैसा भी नहीं पहुंचता। माने 95% लूट हो जाती है। और ये लूट कितनी है अंदाजा लगाना हो आपको तो भारत सरकार का बजट, राज्य सरकारों का बजट और नगर पालिकाओं का बजट तीनों मिला के 20 लाख करोड़ का है साल का। उसमें से 85% अगर लूट रहा है तो 17 लाख करोड़ की लूट हो रही है हर साल। और ये धन जाकर विदेशों में जमा हो रहा है। अब स्विस बैंक एसोसिएशन ने थोड़े दिन पहले एक बात कही कि भारत के भ्रष्टाचारी नेताओं का हमारे यहां 1500 अरब डॉलर जमा है, माने 75 लाख करोड़ रुपए भारत का लूट किया हुआ धन स्विस बैंकों में जमा है। तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हुआ है। उस मुकदमे को राम जेठमलानी लड़ रहे हैं। और आज मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को स्वीकार कर लिया है, एडमिट कर लिया है। अब तक तो वो एडमिशन के स्टेज में था ये केस पिछले 6 महीने से, अब वो एडमिट हो गया है कल। और सरकार को जवाब देना है कि ये 75 लाख करोड़ जो जमा है भारत के भ्रष्ट नेताओं का, इसका डिटेल दो सुप्रीम कोर्ट को। अब देखना है कि सरकार क्या करती। इससे भी गंभीर एक बात कि जब ये मुकदमा हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय एक चिट्ठी आई इस देश में जिसने विस्फोट कर दिया। एक दुनिया में बहुत छोटा सा देश है, उसका नाम है लिचेस्टन। बहुत छोटा सा देश, भारत के किसी गांव से भी छोटा। उस देश में भी कुछ ऐसी बैंकें हैं जहां पर घूस का पैसा जमा होता है। तो लिचेस्टन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लीक हो गई, अखबारों में छप गई। चिट्ठी में पता है क्या लिखा है? लिचेस्टन का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि आपके भ्रष्ट नेताओं का जो खाता हमारे बैंकों में है, इसको आप जल्दी बंद करा दो और वापस ले लो ये पैसा, नहीं तो हम इन बैंकों को बंद करने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री की हालत खराब है, करें क्या? अगर लिचेस्टन की सरकार की माने और खाते जब्त करें तो उनकी सरकार जाती है, क्योंकि घूसखोर लुटेरे तो उनके आसपास भी बहुत है। और जो उनकी बात नहीं माने तो वो लिचेस्टन वाले सब खातों को सीज करके पैसे को ले लेंगे। वो चिट्ठी लीक हो गई अखबारों में। तो हमारे जैसे लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि स्विस बैंक के अलावा भी पैसा है बाहर के बैंकों में, वो कितना है। तो उसका अब तक जानकारी मिली है कि 35 लाख करोड़ और जमा है।
माने 110 लाख करोड़ लूट का भारत का पैसा विदेशी बैंकों में है। रॉबर्ट क्लाइव ने 300 लाख करोड़ लूटा था आज के हिसाब से। हमारा 110 लाख करोड़ इन काले रॉबर्ट क्लाइवों ने लूट लिया पिछले 63 साल। अब ये धन जमा है और ऐसे ही देश लूटता रहेगा तो गरीबी ही आएगी। अब मैं और एक गहरी बात कहने जा रहा हूं आपसे। अंग्रेजों ने भारत में लूट करने के लिए एक सिस्टम बनाया था, क्योंकि गुलामी जो आई थी ना वो एक सिस्टम से आई थी, और लूट भी हुई थी तो वो एक सिस्टम से हुई थी। सिस्टमैटिक लूट हुई है, ऐसे ही नहीं हुई है हाफेजार्डली, सिस्टमैटिक लूट हुई है। इनकम टैक्स का उन्होंने सिस्टम बनाया, सेंट्रल एक्साइज का सिस्टम बनाया, टोल टैक्स का बनाया, रोड टैक्स का बनाया। ये पूरे सिस्टम को अंग्रेजों ने बनाया लूटने के लिए। दुर्भाग्य से यही सारा का सारा सिस्टम अभी भी चल रहा है इस देश में। और एक बात कहता हूं आपसे, अंग्रेजों ने जो लूट का सिस्टम बनाया इसमें कुछ अधिकारी नियुक्त किए उन्होंने। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था सन 1860 में, जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इस कानून के आधार पर उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसको वो कहते थे कलेक्टर। कलेक्टर का माने जो धन इकट्ठा करे। अंग्रेजी का शब्द है ना COLLECT, कलेक्ट। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? धन। किससे? भारत के लोगों से। तो भारत के लोगों से धन इकट्ठा करके अंग्रेजों के कोष में जमा करे, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया था कलेक्टर, और उसके लिए कानून था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। आजादी के 63 साल के बाद वही अधिकारी अब DM के नाम से पहचाना जाता है, और हरियाणा में उसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। वो अंग्रेजों के जमाने का कलेक्टर है। कुछ बदला थोड़ी है हमने, कानून भी वही है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उसमें बस इतना ही एक शब्द बदला है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो लूटने वाला कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर बनाया अंग्रेजों ने, और कमिश्नर शब्द आया है कमीशन से। आपको एक सच्ची जानकारी दे रहा हूं, ये जो कलेक्टर कमिश्नर अधिकारी होते थे ना, अंग्रेज इनको तनख्वाह नहीं देते थे। उनकी लूट के हिस्से में से कमीशन फिक्स होती थी, सैलरी नहीं मिलती थी उनको, लूट के हिस्से से कमीशन मिलता था, इसलिए कमिश्नर बनाया। 5 कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर होता था, फिर कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी होता था, पूरा सिस्टम खड़ा किया। कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर के नीचे तहसीलदार होता था। तो लूट का पूरा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो ये कि जिस लूट के तंत्र को अंग्रेजों ने खड़ा किया लूटने के लिए, अगर वही तंत्र आजादी के 63 साल के बाद भी चलेगा तो लूट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। और जिस तंत्र के कारण यह देश गरीब हुआ, आजादी के 63 साल के बाद भी अगर वही तंत्र चलेगा तो गरीबी ही उसमें से पैदा होगी और कुछ पैदा नहीं होगा। ये हमारे देश की मजबूरी है, या कमनसीबी है, या दर्द भरी दास्तान है कि लूट का सिस्टम वैसे का वैसा ही। अब उस लूट के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ और सिस्टम बनाए थे। एक जुडिशियल सिस्टम बनाया उन्होंने, IPC, CRPC, CPC को लेकर। और उस जुडिशियल सिस्टम के बारे में खुद अंग्रेज कहा करते थे कि कभी भारतवासियों को न्याय नहीं मिले, इसके लिए ये है। वही IPC, CRPC, CPC अब चल रहा। क्यों? अंग्रेज बना के गए थे। दूसरे कुछ सहयोगी सिस्टम उन्होंने खड़े किए, एजुकेशन सिस्टम बनाया। मैकॉले कहा करता था कि भारत में हमको क्लर्क चाहिए जो अंग्रेज और भारतवासी दोनों के बीच में एजेंट के रूप से स्थापित हो। बहुत होशियार नहीं चाहिए, बहुत तेज नहीं चाहिए, बहुत स्मार्ट नहीं चाहिए, बाबू चाहिए, क्लर्क चाहिए जो इस लूट के सिस्टम को चलाए। उसके लिए शिक्षा लाई उसने। वही क्लर्क बनाने वाली शिक्षा आज तक हम इस देश में ढोते चले आ रहे हैं। इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पे चल रही है मैकॉले शिक्षा। अंग्रेजों ने उस लूट की व्यवस्था को पक्का करने के लिए पुलिस बनाई थी। 1860 में पुलिस एक्ट लाया उन्होंने, जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट।
वो पुलिस एक्ट आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है। अंग्रेजों ने इस लूट की व्यवस्था को कायम रखने के लिए 34,735 कानून बनाए थे। दुर्भाग्य से वो सारे कानून अभी तक इस देश में चल रहे हैं, लूट की व्यवस्था को ही मजबूत करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? 63 साल से हम क्या कर रहे हैं कि लूट की इस व्यवस्था को नहीं बदल रहे हैं। लूट करने वाले जो अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि आदि बदल रहे हैं हम, वो नए नए लुटेरे पैदा हो रहे हैं। व्यवस्था नहीं बदली हमने, व्यवस्था को चलाने वाले कुछ नेताओं को बदला। कुछ ऐसी कहानी है कि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की कार बनाई, वो कार हमने नहीं बदली, कार के ड्राइवर को बदलने की कोशिश की पिछले 63 साल। एक बार ड्राइविंग सीट पे पंडित नेहरू को बिठा दिया, दूसरी बार ड्राइविंग सीट पे इंदिरा गांधी को बिठा दिया, फिर राजीव गांधी को बिठा दिया, फिर नरसिम्हा राव को बिठा दिया, फिर मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अभी अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिन तक थे। कार वही चल रही है, अंग्रेजों के जमाने वाली, ड्राइवर बदल रहे हैं, तो होने वाला क्या है? माने व्यवस्था हम वही चलाएं और उस व्यवस्था में लोगों को बदलते जाएं। लोग क्या कर लेंगे जब तक व्यवस्था नहीं बदलेंगे? आप कितने भी ईमानदार आदमी को आप प्रधानमंत्री बना दो, अगर सिस्टम वही है तो या तो सिस्टम में वो लूट करेगा, नहीं तो वो सिस्टम उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये सिस्टम लूट को ही पसंद करता है और कुछ पसंद नहीं है इस सिस्टम। आप जानते हैं, इस अंग्रेजों के बनाए गए व्यवस्था तंत्र में भारत के कई ईमानदार लोग गए और सिस्टम ने उनको बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो लूट पसंद नहीं थे। सिस्टम ने फेंक दिया उनको बाहर, नहीं चलने दिया। 2 नाम तो आपके सामने हैं, एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे श्री मोरारजी देसाई। दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी उनकी, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। और पता चला कि उनके पास 2 ही धोतियां थी और 2 ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने। तो किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने क्या, उनकी धर्मपत्नी ने कहा था अब तो नई धोती ले लो। तो उनका ये कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं, मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में, तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी उनकी। अब तक सारी दुनिया को यह बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी हृदयघात से, और मैं 20 साल से ये चिल्ला रहा हूं। मेरी पुरानी कैसेट अगर आप सुन लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो मरे नहीं थे, हत्या की गई थी उनकी, मर्डर था। क्योंकि रूस में ताशकंद में जब वो गए पाकिस्तान से समझौता करने के लिए, तो शाम तक वो स्वस्थ थे और रात को अचानक से मर गए। तो भारत में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक उनको हो नहीं सकता क्योंकि बीपी उनका नॉर्मल था, शुगर उनको थी नहीं, ब्लड प्रेशर उनको था नहीं, हाइपरटेंशन था नहीं, हाइपोटेंशन था नहीं, शुगर थी नहीं, अटैक हो ही नहीं सकता। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल थे। जब वो गए थे तो उस समय उनके सारे चेकअप हुए थे, उसकी रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज है, वो सब मैंने देखी है। वहां तो ये हुआ था कि रात में जब उन्होंने बातचीत पूरी की पाकिस्तान के साथ, तो उनका एक रसोइया उनके साथ रहता था हमेशा, जिसको वो साथ लेके जाते थे, और उनका नियम था कि किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, वो रसोइये के हाथ का ही खाते थे। उनके रसोइये का ताशकंद में अपहरण हुआ, कुछ लोग उसको पकड़ के ले गए और उस रसोइये की जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रसोइया बना दिया गया। और शास्त्री जी अक्सर रात को दूध पीते थे, खाना नहीं खाते थे अक्सर। रात का खाना उन्होंने तब से छोड़ा हुआ था जब से अमेरिका के साथ उन्होंने एक समझौता रद्द किया था। अमेरिका से आप जानते हैं लाल रंग का गेहूं आता था PL 480 योजना के तहत, शास्त्री जी ने वो गेहूं लेना बंद कर दिया था। तो देश में गेहूं की कमी आ गई थी।
तो देश के लोगों को शास्त्री जी ने अपील की थी कि गेहूं की कमी है और मैं अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं नहीं ले सकता, तो सारा देश मेरी मदद करे, सप्ताह में एक दिन लोग व्रत करें, उपवास करें। तो भारत के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। ऐसे थे शास्त्री जी। और जब लोगों को व्रत करवाया तो खुद भी व्रत करते थे। तो शाम का खाना नहीं खाते थे, खाली दूध पी के सोते थे। तो रात को उनके दूध में जहर मिला दिया गया। और किसने मिलाया? नकली रसोइया जो उनका रखा गया, असली रसोइयों का अपहरण करके, और उनके असली रसोइये की बाद में हत्या की गई थी। ये सारे सबूत भारत सरकार के पास है, लेकिन सरकार इनको लोगों को बताने से डरती है, क्योंकि उस हत्या में ऐसे कई बड़े लोगों का हाथ है कि जिनके चेहरे खुल जाए तो शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कारण एक ही था कि सिस्टम में शास्त्री जी फिट नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। ये सिस्टम ईमानदार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये लूट का सिस्टम है। इसमें ईमानदार आदमी रह ही नहीं सकता। और दूसरा उदाहरण मोरारजी देसाई का है, जिनकी सरकार 2.25 साल भी नहीं चल पाई और गिरा दी गई। तो लूट के सिस्टम में तो लुटेरा ही फिट बैठेगा। आप ये जान लो कि इस लूट के सिस्टम में कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल राज कर रहा है, तो वो सिस्टम के साथ चल रहा है, इसलिए 15-20 साल राज कर रहा है। क्योंकि सिस्टम लूट रहा है तो वो भी लूट रहा है, बस अंतर इतना है कि उसमें बंदर बांट हो रही है। और सिस्टम के साथ जो अच्छे से बंदर बांट कर लेगा, उसी की नौकरी, उसी की सिस्टम में डिमांड 15 साल, 20 साल तक रहेगी। तो आप समझ लो, कोई 5 साल मुख्यमंत्री रह गया, कोई 10 साल, कोई 15 साल। कारण क्या? उसने भी लूटा, सिस्टम को भी दिया, इसलिए रह गया। ईमानदार को तो ये सिस्टम रहने ही नहीं देता। अब हमारे सामने गंभीर प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। वो ये है कि ये लूट की व्यवस्था जैसे चल रही है, इसको ऐसे ही चलने दिया जाए। अंग्रेजों ने जो लूट का तंत्र बनाया, इसको ऐसे ही बने रहने दिया जाए, और जैसे अब तक लूटा है आगे भी ये देश लूटता रहे। एक तो ये रास्ता है, और हमारे देश में बहुत लोग हैं जो इस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। वो ये कहते तुमको क्या पड़ी है, चलने दो ना जैसे चल रहा। बहुत लोग तो मुझे भी सुझाव देते हैं, तुम भी यार आ जाओ ना इसी सिस्टम में। हाँ, मैं आपको बिना नाम के कहता हूं कि मुझे ऐसे 20 ऑफर आ चुके हैं कि हम तुमको एमपी बनाते हैं ना, यहां से टिकट ले लो, तुम भी आ जाओ ना इसमें। राज्यसभा से ले लो, लोकसभा से ले लो, तुम्हारी चॉइस की टिकट ले लो। मैं पूछता हूं फिर क्या? उसने कहा कहीं से भी जीत जाओगे, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। और वो ऑफर यही देते हैं, आ जाओ तुम भी, लूटो इसको, हम लूट रहे तुम भी लूटो। और वो लोग पता है मुझे क्या समझाते? वो कहते तुम क्यों परेशान हो रहे हो, व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे। वो तो मुझे इतनी बड़ी फिलॉसफी समझाते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लगो ना लूटने में तुम भी। हाँ, बहुत बड़ी फिलॉसफी समझाते, और श्री कृष्ण का नाम लेके समझाते कि देखो हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवत गीता में कहा है। क्यों व्यर्थ परेशान होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लुट रहा है लुटने दो, आगे लुटेगा और भी लुट अच्छा होगा। तो ऐसी फिलॉसफी के मानने वाले बहुत पाखंडी लोग हैं इस देश में। कुछ सफेद कपड़ों में है, कुछ भगवे कपड़ों में। हाँ, बड़े बड़े लुटेरे हैं। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, ये कठोर बात है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भगवे कपड़ों में, जो एक एक शहर से 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ लूट ले जाते हैं। कोई राम कथा कह के, कोई कृष्ण कथा कह के, कोई कथा कह के, कोई कथा कह के, और फिर उस पैसे को ब्याज पे चलाते हैं। ऐसे हरामी लोग मैंने देखे हैं मेरी आंखों से।